अरे स्टॉल गिर रहा भाई, शेखर भैया। हाँ बच्चे वालों को पीछे करो ना यार। पीछे आइए ना। शेखर भैया हाथ उठा देता है। आपका सब क्या ये सब जवाब दे रही है। अजीमाबाद के ज़रख़ेज़ सरज़मीन पे जश्न उर्दू के इस 2 रोज़ा तकरीब में सूबे बिहार और मुल्क के गोशे गोशे से आए दानिशवरान और मुहिब्बानी उर्दू की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि उर्दू ज़बान का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है। आप तमाम लोगों की मौजूदगी और अमली हिस्सेदारी से इस 2 रोज़ा जश्न को उर्दू परामर्शदात्री समिति के सदर और देश और दुनिया के मशहूर शायर हमारे अपने आदरणीय डॉक्टर कलीम माजी साहब, हमारे सांस्कृतिक सलाहकार श्री पवन कुमार वर्मा जी, माननीय विधायक जनाब डॉक्टर इजहार अहमद साहब, मोहतरमा रक्षंदा जलील साहिबा, अल्पसंख्यक आयोग के सदर जनाब नौशाद अहमद साहब, विधान परिषद के पूर्व सदस्य जनाब प्रोफेसर असलम आजाद साहब, मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मुमताज आलम साहब, पटना के मेयर जनाब अफजल इमाम साहब, खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर जनाब इम्तियाज अहमद साहब, हमारे प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, गृह एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव जनाब आमिर सुभानी साहब, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, इदारे सरिया के जनरल सेक्रेटरी जनाब हाजी सनाउल्लाह साहब, उर्दू प्रेमियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जो जश्न उर्दू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसके उद्घाटन सत्र में भाग लेने का अवसर मिला है और मैं इसके लिए इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए मैं जनाब कलीम माजी साहब को, अपने सांस्कृतिक सलाहकार और देश के जाने माने लेखक श्री पवन वर्मा जी को और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि पहली बार बिहार में
जश्न उर्दू का आयोजन किया गया है। रक्षंदा जलील साहिबा ने बताया कि 2 दिनों का प्रोग्राम जो यहाँ रखा गया है उसमें कई प्रकार की चर्चा होगी, लोग बातचीत करेंगे, पैनल डिस्कशन होगा और उर्दू को और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में, उसके हर पहलू पर चर्चा करके कोई एक नतीजा लोग निकालेंगे। मैं सबसे पहले पवन वर्मा जी को कहना चाहूँगा कि अगर ये 2 दिनों का जश्न उर्दू का आयोजन किया गया है और इसमें सभी हमारे विद्वान बातचीत करेंगे तो उर्दू को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए, उसको प्रचारित करने के लिए और क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में कोई प्रोग्राम जरूर बनाएंगे। मैं सिर्फ इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि हमारी एक ख्वाहिश है कि उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा है और हिंदी और उर्दू बहन हमारे बिहार के आप देहातों में चले जाइए तो जो लोग बोलते हैं उसमें उर्दू के शब्द भरे हुए रहते हैं। जो भी हम लोगों का दैनिक कामकाज होता है उसमें आप देखेंगे कि लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसमें उर्दू के शब्द भरे पड़े रहते हैं। शायद हिंदी के जो क्लिष्ट शब्द हैं उसकी समझ उनको नहीं है, उनको बताना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ की मिट्टी में उर्दू और हिंदी का एक साथ निवास है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम तो ये चाहते हैं कि उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा है तो इसको भी लोग जाने पढ़ें। ये किसी धर्म को मानने वाले की भाषा नहीं है, ये सबों की भाषा है। पहले ये माना जाता था कि अगर स्कूलों में 10 बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू टीचर का प्रबंध किया जाए। हम लोगों ने नई नीति बनाई कि हम अपने सारे स्कूलों में उर्दू टीचर बहाल करेंगे और हम पढ़ने की सुविधा सबके लिए उपलब्ध कराएंगे। जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है और बल्कि हम लोग प्रेरित करेंगे कि सब लोग उर्दू पढ़ें, क्योंकि उर्दू एक जानदार भाषा है। अगर उर्दू को पढ़ लें, मुझे तो अपना अफसोस जरूर है कि हम जहाँ पढ़े वहाँ हमारे स्कूल में उर्दू पढ़ाने वाले टीचर नहीं थे। तो हम तो जो आम बोलचाल की भाषा है और लोगों से मिलते जुलते बात करते, जो भी इसको थोड़ा समझने लगे, लेकिन इस भाषा में इतनी जान है। अगर आप परिवर्तन की बात करें तो आप देखिएगा कि जो परिवर्तन के लिए या इनकलाब की बात करें, हर आदमी कहता है इनकलाब जिंदाबाद। जिससे पूछिए वो इनकलाब जिंदाबाद करता हुआ नजर आएगा। इनकलाब का अर्थ भले वो न जानता हो, लेकिन इनकलाब में जो ताकत है वो इसके एवज में किसी दूसरे शब्द में ताकत नहीं है। तो हमें अपनी भाषा को जितना हो सके समृद्ध करना चाहिए। अपनी वोकैबुलरी को, हम जितने शब्दों को जानते हैं या जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि सब लोग पढ़ें। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हर स्कूल में उर्दू टीचर होगा। अब ये बात दिक्कत आ रही है। अब उर्दू टीचर जो हमको खबर मिलती है, शुरू में तो हम लोगों ने सोचा कि 200 नंबर रहेगा उर्दू वालों को, तो उसमें लोग नहीं मिल रहे थे कैंडिडेट्स।
तो अब घटा करके 50 पर लाया है, पता चला अभी भी नहीं मिले। तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि रोजगार से इसका रिश्ता नहीं था, इसलिए जब अचानक रोजगार का अवसर पैदा हुआ तो उतनी संख्या में लोग मिल नहीं पा रहे। अब ये भी यहाँ के पैनल डिस्कशन में बैठिएगा और मैं कहूँगा अंजनी बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बुलाइए और एक डिबेट ये करिए कि भाई हम हर स्कूल में उर्दू टीचर बहाल करना चाहते हैं और इन कोशिशों के बाद भी अब तक मिल क्यों नहीं पाए, और क्या करना चाहिए। अगर ये जश्न उर्दू में इस समस्या का कोई सॉल्यूशन निकाल कर दे दिया जाए तो मुझे उसको अपनाने में कोई हिचक नहीं होगी, क्योंकि हम चाहते हैं जितनी जल्दी उर्दू टीचर आ जाएंगे तो पढ़ेंगे, फिर बच्चों में दिलचस्पी होगी, क्योंकि पावरफुल लैंग्वेज, एक बार अगर इसमें कोई सीखना शुरू करेगा तो फिर उसका दिल उसमें आज लग जाएगा। तो एक तो ये हम चाहते हैं, और यहाँ और कैसे हम इसके प्रचार प्रसार को रोजगार के साथ इसको जोड़ना, तो इन सब चीजों पर भी हम लोग जरूर चर्चा करें। अब मुझे उर्दू एकेडमी के एक काम से खुशी होती है, बहुत सारा काम वो करते हैं, जितने राइटर्स हैं जो गरीब होते हैं वैसे तमाम लोगों को ये मदद भी करते हैं, और हमारे यहाँ पुरस्कार भी दिया जाता है। जो उनका तैयार होता है उनके मानस्क्रिप्ट को देख करके, पांडुलिपि को देख करके उसको सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर उनके छपने आदि के लिए मदद दी जाती है। जो अच्छे इसमें साहित्यकार हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। ये सारा काम किया जाता है, लेकिन एक काम जो मुझे अच्छा लगा है और वो ये है कि 15 दिन में ये उर्दू सिखाते हैं बोल चाल के, ये बड़ी अच्छी बात है। इसका दूसरा प्रचार तो मुझको ऐसा लगता है जश्न उर्दू है तो हम उर्दू एकेडमी के अपने अधिकारियों से भी कहेंगे कि भाई जो आपने कितने लोगों को सिखाया उर्दू और फिर क्या करना चाहिए। अब एक साथ जब किसी चीज पर फोकस बात होती है, हमारे इतने बिहार के बाहर के भी मशहूर लेखक आए हुए हैं, शायर आए हुए हैं, तो ऐसे मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारी ये दो समस्या, उर्दू सिखाना, हम चाहते हैं उर्दू, और एक बार जब उर्दू सीखने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो फिर उर्दू को कौन रोक सकता है। और हिंदी और उर्दू दोनों मिल करके, और उर्दू तो अब दो तरह की स्थिति चल रही है। पवन वर्मा जी तो अंग्रेजी के भी लेखक हैं, लेकिन साथ साथ हिंदी और उर्दू से भी इनका प्रेम है। तो अब सबसे बड़ी बात हो गई कि आजकल एक बात चल पड़ी है कि साहब अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि अगर कोई व्यापार करता है तो अपने माल का प्रचार तो वो हिंदी में और उर्दू में और ऐसी भाषाओं में करता है जिसको लोग ज्यादा जानते हैं। तो अगर इन भाषाओं में दम नहीं है, और फिर जरा चले जाइए चुनाव में, तो अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता है। तो लोगों को अंग्रेजी में वोट मांगना चाहिए हिंदुस्तान में, तो वोट तो अंग्रेजी में मांग नहीं सकते हैं। वोट मांगने के लिए तो हिंदी उर्दू चाहिए, मैथिली भोजपुरी मगही अंगिका चाहिए। वोट मांगने के लिए तो ये चाहिए, लेकिन वोट के बाद क्या सिलसिला शुरू होता है पता नहीं। पवन वर्मा जी विदेश सेवा में थे, हमारे और अधिकारी आईएएस बैठे हुए, अमीर सुभानी साहब हैं या अंजनी बाबू हैं, पता नहीं दिल्ली में जो इनके काउंटर पार्ट्स बैठे हुए हैं क्या सिखलाते हैं कि साहब इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। आखिर चीन इतना आगे बढ़ गया, उसका कैसे काम चला। फ्रांस इतना आगे है, जर्मनी आगे है टेक्नोलॉजी में, जापान आगे। जापान और जर्मनी का टेक्नोलॉजी में कोई जवाब है बगैर अंग्रेजी के, बगैर अंग्रेजी के। चीन का ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है बगैर अंग्रेजी के। कभी कभी तो मुझको लगता है कि भाषा के हम खिलाफ नहीं है, सीखना चाहिए, खूब सीखिए, अंग्रेजी भी सीखिए, लेकिन मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जितनी भाषा सीख सके सीखिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा।
बीच बीच में हमारे यहाँ यूपीएससी भी क्या काम कर देती है साहब। एक बार सिलसिला हुआ कि जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें काम शुरू होगा, फिर बीच में अड़चन आ गई और फिर वो अंग्रेजी को तरजीह देने के लिए आगे बढ़े। तो ये नहीं चलना चाहिए। जो हमारी अपनी जुबान है उसमें जो ताकत है, हम दूसरी भाषाओं को सीखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी अहमियत होनी चाहिए। और मुझको तो ऐसा लगता है कि उर्दू के मौके के लिए जो आपने किया है, और इधर तो हम लोगों के यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल फिर होने वाला है, और लिटरेचर फेस्टिवल में भी हमने कहा कि भाई ठीक है, जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल होता है या अन्य जगहों पर होता है तो वहां पर बड़ा अंग्रेजी का जोर रहता है। भाई कितने पाठक, पवन वर्मा जी तो अंग्रेजी हिंदी उर्दू तीनों वाले, हम इन्हीं पर छोड़ देते। इतना अंग्रेजी पर जोर है तो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं कितने? लोग पढ़ें, कोई बुरा नहीं है, जरूर पढ़ें, और अंग्रेजी में जो बहुत सारी चीजें हैं उसको जानना चाहिए और समझना चाहिए, उसमें कोई एतराज की बात नहीं। लेकिन लिटरेचर फेस्टिवल होगा तो उसमें देखिए तो अंग्रेजी की धूम रहती है। तो इसलिए हमने कहा कि पटना का जो ये साहित्य उत्सव होगा, इस साहित्य उत्सव में देसी भाषाओं पर जोर देना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है। और साहित्य उत्सव के पहले, पटना साहित्य उत्सव के पहले ये जश्न उर्दू हुआ। तो अब इस तरह के कार्यक्रमों से मुझको ऐसा लगता है कि एक वातावरण निर्मित होता है और लोगों को अपनी जुबान पर जो एक नाज है उसको प्रकट करने का अवसर मिलता है। और ये हमारी अपनी जुबान है, इस पर हम सब लोगों को नाज है। आइए हम सब लोग, और मैं समझता हूं कि हिंदी और उर्दू में तो कोई बैर हो ही नहीं सकता। बैर की बात तो छोड़ दीजिए, कोई अलगाव नहीं है। हम अभी पाकिस्तान गए थे तो हम अपने ढंग से बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसमें उर्दू शब्द भी थे हमारे 9-7 साल। तो ये हमको कभी कभी बताते हैं कि आपने आज अपने भाषण में कितने उर्दू शब्दों का प्रयोग किया। तो ये कोई हम लोग जोड़ करके वही आता ही है, वो हमारे वोकैबुलरी का हिस्सा। हम नहीं जानते हिंदी है या उर्दू है, हम उन शब्दों का प्रयोग करते। तो हिंदी और उर्दू का तो रिश्ता ऐसा, पाकिस्तान गए लोग हमारे हिंदुस्तानी जवान को वैसे ही समझ रहे थे जैसे पाकिस्तान के लोग बोल रहे थे, तो हम समझ रहे थे। उनको समझने में दिक्कत, ना हमको समझने में दिक्कत। अब हम एक दूसरे की भाषा को जानते हैं, लेकिन फिर भी बीच में एक तीसरी भाषा को ले आते हैं बीच में। तीसरी भाषा को लाने की जरूरत नहीं है। और जो ये एक गंगा जमुनी तहजीब है, उसका ये प्रतीक है। और हम सब लोगों को मिलकर के समाज में इससे और ज्यादा एकजुटता आती है और मिलजुल करके हम अपने सूबे को बेहतर बनाएंगे और मुल्क की तरक्की में योगदान करेंगे। और मेरा तो अपना यकीन है, हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, हम अपनी भाषा के बदौलत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। और जितने प्रकार के ज्ञान हैं, ये बिल्कुल जिसको कहिए भ्रम है, जितने तरह के ज्ञान हैं, वो चाहे उच्च तकनीकी शिक्षा हो या कानून का हो। बहुत लोग कह देते हैं कि कानून के जो शब्द हैं, तो भाई तो कानून में अंग्रेजी तो 150-200 साल अंग्रेजों का देन है, इसके पहले तो उर्दू ही चल रहा था। सही बात। तो ये कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, इसको दूर करना चाहिए। और उर्दू और हिंदी को मिल करके ये सामने पेश कर देना चाहिए एक विकल्प के तौर पर कि देखिए हमारे यहाँ सब कुछ है। हम विज्ञान भी पढ़ सकते हैं, हम कानून के बारे में भी हर चीज को प्रकट कर सकते हैं, हम अपने भाव को ठीक ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। और ये जरूरी, और धीरे धीरे
धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ये जो भाषा का मुद्दा है ये थोड़ा पता नहीं क्या एक आधुनिक दौर का ये कमजोर होता चला जा रहा है। एक जमाने में जो 60 के दशक में चला, 70 के दशक में चला अपनी भाषाओं के बारे में, वो देख रहे हैं इधर आग्रह कम हुआ और धीरे धीरे जैसा लग रहा है कि सब लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। तो मैं तो पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं 6 बार और हमने देखा है कि जब लोग अंग्रेजी बोलते थे तो उनको कितने लोग सुनते थे, और जब कोई हिंदी में अपनी बात करता था, हिंदुस्तानी में अपनी बात करता था तो उसको कितने लोग। और आप लोगों को तजुर्बा होगा कि बहुत सारे डिबेट 90 के दशक में लाइव टेलीकास्ट होने लगे। उसके पहले 90 के दशक से लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ। आप पता चला लीजिए, आजकल तो टेलीविजन में सब चला है टीआरपी। तो जरा उन दिनों का अध्ययन करके बता दीजिए कि अंग्रेजी में दिए गए भाषण को ज्यादा देश की जनता ने सुना कि हिंदी में दिए गए भाषण को ज्यादा जनता ने सुना। भाई तो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूत होता है लोग यानी जनता। तो जो जनता की भाषा है उसी में काम होना चाहिए और जश्न उर्दू उस दिशा में एक सशक्त और मजबूत कदम साबित होगा। यही हमारी शुभकामना है। और इन शब्दों के साथ आप सब जो यहाँ आए हैं, बिहार के बाहर के आए हैं, उनको भी मैं उनका स्वागत करता हूँ। और नया साल शुरू हुआ है, नया साल आप सब के लिए अच्छा हो, मैं इसके लिए आप सबको अपनी शुभकामनाएं। मेहमानों की खिदमत में तोहफे पेश किए जाने भी रस्म ज़माने कदीम से चली आती है। और ब्रजेश मल्होत्रा जी से गुजारिश करेंगे कि बिहार के वज़ीर आला इज़्ज़त माब जनाब नीतीश कुमार को शॉल का तोहफा देकर सम्मानित करें। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपनी व्यस्तता में से समय निकालकर यहाँ आने तक की जहमत गवारा की है। हम शुक्रगुजार हैं। की तरफ से एक विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उन्होंने कहा कि अब आगे हटाइए ना माइक, नहीं लग रहा है तो जबरदस्त तो हाथ से 4 पार्टी का मसला है, पूछा रहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ बात या कोई ऐसी बात जिसमें देश की आर्थिक स्थिति सुधरे या देश का जो माहौल है उसमें कोई बेहतरी आए, ऐसा कोई संकेत या उससे संदेश नहीं निकलता। इतना जरूर निकलता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बारे में और अपने आगे के राजनीति के बारे में कुछ कहना चाहा होगा। इसलिए राहुल गांधी की तारीफ संतोष भाई है, संतोष जी।